सुबह नाश्ता करते करते अविनाश के हाथ एकदम से रुक गए। बगल वाले कमरे से मम्मी की आवाज़ आ रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन ये लड़का मुझे इस तरह खून के आंसू रुलाएगा। तभी अविनाश के पापा बोलते हैं, साहब बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेंगे। माँ बाप की अब ज़रूरत ही क्या है उसे। अविनाश ने हाथ में उठाया कर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। क्या बात है अविनाश, नाश्ता क्यों छोड़ दिया? और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और अविनाश के समीप कुर्सी पर बैठ गई। अविनाश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना बैग उठाया और बैंक चल दिया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही। 2 दिन पहले ही मैं अपनी ससुराल से मायके पढ़ाई करने के लिए आई थी। जिस क्षण मैंने घर की देहरी पर कदम रखा था, उसी क्षण घर में पसरे तनाव को महसूस कर लिया था। हमेशा की भांति मम्मी पापा ने गले लगाकर मेरे माथे को चूमा था, किंतु उनके माथे पर परेशानी की लकीरें मैंने साफ महसूस की थी। उस समय तो घर पहुंचने के उत्साह में मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया था, किंतु शाम होते होते ही जब अविनाश घर आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा अंदेशा गलत नहीं था। अवश्य ही घर में किसी बात को लेकर तनाव था। फिर आज सुबह की घटना, अविनाश का भूखे बैंक जाना और मम्मी पापा का उसे कोसते रहना, ये सब बातें मेरे संदेह की पुष्टि कर रही थी। अविनाश के जाते ही मैं मम्मी के पास गई और पूछा, क्या बात है मम्मी? उधर अविनाश बिना खाना खाए चला गया और इधर आपको और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अब तुम्हें क्या बताऊं? इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई है। लड़की और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने इसे लड़की की फ़ोटो दिखानी चाही तो बोला मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। उसने लड़की का फ़ोटो तक देखने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ मुझे और तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? मम्मी की बात पर मैं सहजता से मुस्कुरा दी। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है मम्मी? अब ज़माना बदल चुका है। अक्सर लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुन लेते हैं। अविनाश ने भी ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बेकार की बातें मत कर दिशा, समझा दे उसे। उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। शाम को अविनाश के बैंक से वापस लौटने पर मैंने उसे आड़े हाथ लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम अब अपने मन की बात भी मुझसे नहीं कह सकते हो? सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि आज तुमसे सारी बातें कहूँगा। अविनाश बोला, अच्छा अब बता कौन है वह लड़की जिसे तू पसंद करता है? मैंने उसके लिए कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके पास बैठ गई। दीदी, उसका नाम रचना है। मेरे साथ बैंक में काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है, पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। अविनाश, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो। वे दोनों पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, पहले यह बताओ मुझे रचना से कब मिलवा रहे हो? दीदी, कल रविवार है। रचना को मैं रेस्टोरेंट में बुला लेता हूँ, वहीं पर मिल लेना। अगले दिन मैं और अविनाश रेस्टोरेंट पहुँचे। जब तक अविनाश कॉफ़ी का ऑर्डर करता, एक गोरी चिट्टी लंबी सुंदर सी लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। अविनाश ने हमारा परस्पर परिचय कराया। रचना ने तुरंत झुककर मेरे पांव छू लिए। कॉफ़ी पीते हुए मैं उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछ रही, जिनका वह सहजता से उत्तर देती रही। मैंने उससे पूछा, तुम जानती ही होगी मम्मी पापा तुम्हारे और अविनाश के विवाह के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में अविनाश तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? दीदी, यह तुम क्या? अविनाश ने मुझे टोकना चाहा, किंतु मैंने उसे खामोश रहने का संकेत किया और अपना प्रश्न दोहरा दिया। रचना के चेहरे पर मुझे पीड़ा के भाव दिखाई दिए। वह धीमे स्वर में बोली,
मैं भला क्या कर सकती हूँ? कहीं कोई मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठाऊंगी? नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। ज़िंदगी से संघर्ष करना अच्छी तरह जानती हूँ। यह सब तो कायरों का काम है। ऐसा करके अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। रचना का जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्यार से उसके लिए सिर पर हाथ फेरकर मैं बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। मैं तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूँगी। कॉफ़ी पीकर हम लोग उठ खड़े हुए। रास्ते में अविनाश बोला, दीदी, रचना आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत समझदार। तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। मेरा जवाब सुनकर अविनाश के मन को कुछ राहत मिली। एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौटी तो रचना मेरे साथ थी। मम्मी से उसे मिलवाते हुए मैंने कहा, मम्मी, यह रचना है, गौतम की बुआ की लड़की। पिछले माह इसकी हमारी शहर में नौकरी लगी है। बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? मम्मी पापा तो दिल्ली में हैं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे सिखाए हुए जवाब रचना ने मम्मी के आगे दोहरा दिए। इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे आ जाना, मम्मी ने चलते हुए रचना से कहा। उसके बाद रचना का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मम्मी से उसकी खूब पटने लगी थी। 2 दिन भी वह नहीं आती तो मम्मी उसके बारे में पूछ कर मुझे परेशान कर देती थी। एक दिन लंच टाइम में रचना घर पर आई। मैं उस समय कॉलेज गई हुई थी। ज्यों ही वह गेट खोलकर अंदर घुसी, उसे सीढ़ियों पर से मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह तेज़ी से उस ओर लपकी और देखा तो मम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गई थी। रचना ने उन्हें सहारा देकर उठाया। मम्मी के बाएं हाथ में चोट आई थी। हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। रचना ने तुरंत टैक्सी की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। शाम को हम सब मम्मी का हाथ देखकर घबरा गए। सारी बात बताकर मम्मी बोली, रचना बहुत अच्छी लड़की है। उसने जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी देखभाल की, मुझे विश्वास है वह घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां वह बहू बनकर जाएगी। मैंने अविनाश की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, मम्मी, क्यों ना हम अपने ही घर को भाग्यशाली बना डालें? अरे, मेरे बस में होता तो कब का बना चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। मम्मी ने अविनाश की तरफ गुस्से से देखकर कहा। मैंने मम्मी के गले में बाहें डालकर कहा, ओह मम्मी, इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है। इसने रचना को ही पसंद कर रखा है। क्या मतलब? मम्मी चौंक उठी। मतलब यह मम्मी कि रचना गौतम की बुआ की लड़की नहीं है। यह वही लड़की है जिसे अविनाश ने पसंद कर रखा है। मैंने मम्मी को शुरू से अंत तक सारी बातें बताई और कहा, आपने और पापा ने तो बिना देखे ही लड़की को रिजेक्ट कर दी थी। मेरे पास उसे आपसे मिलवाने का कोई रास्ता नहीं था। अभी मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी पापा कमरे में आ गए। सुना आपने? दिशा कह रही है। मम्मी अभी भी मेरी बात से अचंभित थी। मैंने सब सुन लिया है। इस बारे में हम अब कल बात करेंगे। पापा को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक मैं और अविनाश पसोपेश की स्थिति में रहे। पापा के जवाब पर ही हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर पापा बोले, अविनाश, तुम्हें रचना पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसे अपने घर की बहू बनाकर हमें भी खुशी होगी, परंतु लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे। उन्हें हमारे घर आना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है पापा, वही लोग आपसे बात करने आ जाएंगे। अविनाश फ़ोन की तरफ लपका। अवश्य ही वह रचना को यह खबर सुनाना चाहता होगा। रविवार शाम को रचना के मम्मी पापा हमारे घर आए। चाय पीते हुए पापा बोले, भाई, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। आप सगाई की तारीख निकलवा लें। देखिए भाई साहब, खुलकर बात करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? रचना की मम्मी ने पूछा। डिमांड तो कोई नहीं है। हाँ, शादी बढ़िया होनी चाहिए।
यूँ भी आप लोगों में लड़की के विवाह में नकद रुपया तो चलता ही है। रचना के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं आपका मतलब नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। अगर अविनाश और रचना एक दूसरे को प्रेम न करते तो आप लोग रचना के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते। तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? जो रुपये आप तब देते वही रुपये आप हमें अब दे दीजिए। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? अविनाश हैरान सा हो उठा था। उसे पापा से यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर देखा। अविनाश, बड़ों के बीच में तुम मत बोलो। भाई साहब, आप स्पष्ट बता दें तो अच्छा रहेगा। कितना नगद रुपया आप चाहते हैं? रचना के पापा ने पूछा। अधिक नहीं, कम से कम 4 लाख तो आपको देना ही चाहिए। पापा और मम्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अविनाश का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। वह उठकर अंदर चला गया। अविनाश के जाने के बाद रचना के मम्मी पापा भी उठकर खड़े हो गए। भाई साहब, घर में सलाह करके हम आपको जल्द ही बताएंगे। उन लोगों के जाने के बाद अविनाश चिल्लाया। पापा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप लोग इतनी छोटी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। अब विवाह में क्या होगा और क्या नहीं होगा यह देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। नहीं पापा, यह ठीक नहीं है। मैं विवाह में दहेज नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा रचना से विवाह भी नहीं होगा। हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। मम्मी के बाद पापा भी अब आक्रोशित होकर बोले। विवाह भी होगा और दहेज भी नहीं लिया जाएगा, यह तय है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अविनाश भी एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। देखो, कान खोलकर सुन लो। यह मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है पापा, तो मैं यह घर छोड़ दूँगा। अविनाश पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं हक्का बक्का सी यह सारा तमाशा देखती रह गई। कहाँ तो मैं समझ रही थी कि अविनाश की विवाह की समस्या सुलझ गई और कहाँ गुत्थी और भी उलझ कर रह गई थी। अगले दिन दोपहर में मम्मी से बात की तो वह नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली। देख दिशा, तू अविनाश की तरफदारी मत कर। तेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए। क्या यह कम बड़ी बात है? विवाह में हम थोड़ा बहुत दहेज ले लेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। हम कोई दुनिया के पहले माँ बाप तो नहीं हैं जो दहेज मांग रहे हैं। मम्मी, अविनाश भी कोई पहला लड़का नहीं है जो इस कुप्रथा का विरोध कर रहा है। सभी पढ़े लिखे समझदार युवक अब दहेज के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। हाँ हाँ, सारे समाज को बदलने का ठेका तो तुम ही लोगों ने ले रखा है ना। मम्मी बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। मम्मी पापा और अविनाश के बीच तनाव बढ़ता ही गया। जब अविनाश हर तरह से उन्हें समझा कर थक गया और वे नहीं माने तो उसने अपने लिए किराए पर फ्लैट ले लिया और अपना सामान लेकर घर से जाते हुए उसने मम्मी पापा के पाँव छुए। रूंधे कंठ से वह बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इस तरह अलग होना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत बेशक अलग हैं, किंतु बस रहने दे। ये आशीर्वाद बातें अपने पास ही रख और याद रख, मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह मकान भी मैं दिशा के नाम कर दूंगा। पापा क्रोध में चिल्लाए। आपकी जायदाद की मुझे कोई चाह नहीं पापा। आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दें। कहकर अविनाश चला गया। उस समय मम्मी की आंखें अवश्य भर आई थी। 15 दिन बाद अविनाश और रचना का मंदिर में विवाह हो गया। विवाह से पूर्व रचना के माँ बाप ने अविनाश को काफ़ी समझाया कि उन्हें दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अविनाश टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद बेटे और माँ बाप के बीच उन्होंने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। विवाह से एक दिन पहले अविनाश मम्मी पापा को बुलाने घर पर आया था, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, मुझे और मेरे पति गौतम के सम्मिलित होने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। 4 दिन तक अविनाश के घर पर रहकर और रचना को उसकी गृहस्थी में एडजस्ट करवाकर मैं वापस मम्मी के घर लौट आई और गौतम वापस दिल्ली चले गए।
मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी थी। अविनाश के विवाह को 4 माह बीतने को आए थे। इस बीच ना तो अविनाश घर पर आया और ना ही मम्मी पापा अपने बेटे बहू से मिलने गए। किंतु कुछ दिनों से मैं एक बात महसूस कर रही थी। मम्मी पापा बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। ना तो उन्हें दहेज मिला था और ना ही बेटे बहू का साथ। इस बुढ़ापे में अकेले रह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक शाम पापा के मित्र सुरेश अंकल आए। बातों ही बातों में वह पापा से बोले, एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपने जब अविनाश और रचना को विवाह की इजाज़त दे दी थी तो फिर अविनाश घर से अलग क्यों हुआ और क्यों उसने स्वयं मंदिर में शादी कर ली। अब तुम्हें क्या बताऊं, छोटी छोटी बातों में हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे। किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि घर से अलग हो जाओ और स्वयं शादी रचा डालो। पाल पोस कर क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था। दबी जबान में पापा बोले, यार अब ज़माना बहुत बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों को कहाँ सोचती है। माँ बाप के प्रति भी उनका कुछ फर्ज है। ऐसी भावनाओं से कोसों दूर वे अपने स्वार्थ में लिप्त है। अंकल के जाते ही मम्मी भड़क उठी। दोस्त के आगे बेटे को क्यों कोस रहे थे। अपनी बात भी तो उन्हें बताते कि मैं ही दहेज मांग रहा था। तुम्हारे पैसे के लालच के कारण ही जवान बेटे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी क्या इच्छाएं थी बेटे की शादी को लेकर, किंतु सब तुम्हारे लालच की आग में भस्म हो गई। मम्मी रोने लगी। पापा उनके आंसुओं की परवाह ना करते हुए चिल्लाए, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अकेला ही पैसों की इच्छा कर रहा था। क्या तुम इस काम में मेरे साथ नहीं थी। आज बड़ी दूध की धूली बन रही हो। इतनी ही पाक साफ थी तो उस समय मुझसे क्यों नहीं कहा कि दहेज मत मांगो। दिशा तू ही बता, क्या तेरी मम्मी दहेज लेना नहीं चाहती थी। पापा ने मुझे अपने पक्ष में रख करना चाहा, किंतु मम्मी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी बिना एक पल गवाए बोली, दिशा तू सच कहना, ज़्यादा इच्छा किसकी थी, तेरे पापा की या मेरी। ओह मम्मी पापा, आप दोनों चुप रहो। मैं खींच उठी। जो बीत गया उसकी लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। बीता वक्त तो हाथ आ नहीं सकता। हाँ, आने वाला वक्त हमारे साथ में है, उसे अवश्य संवार सकते हैं। बिगड़ी बात मनाने का एक सूत्र उनके हाथ में देकर मैं कमरे से बाहर चली आई। अभी मुझे ढेरों काम करने थे। 2 दिन बाद मम्मी पापा और मुझे मौसी की लड़की की शादी में बनारस जाना था। बनारस पहुंचने पर मौसी से आराम से बैठकर बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। अगले दिन शादी थी और वह काम करने में व्यस्त थी। मुझे लगा व्यस्त होने के साथ साथ वह तनावग्रस्त भी थी। शाम के समय बड़े मामा जी से मौसी मौसा के परेशानी का कारण पूछा तो वह बोले, अरे तुम लोगों को नहीं पता, लड़के वालों ने दहेज में कार मांगी है। अब तुम लोग तो जानते ही हो, जीजा जी रिटायर हो चुके हैं। कार के लिए रुपयों का इंतजाम करना कितना कठिन काम था। लड़की की शादी क्या की, कर्जे के नीचे दब गए जीजा जी। मामी जी बोली, मैंने तो दीदी से कहा था कि ऐसे लालची लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। अरे जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, किंतु दीदी नहीं माने। उन्हें डर था कहीं अच्छा रिश्ता जल्दी मिले ना मिले। दरअसल लड़की वालों की कमजोरी की वजह से ही लड़के वाले ज़्यादा सिर चढ़ते हैं। मामा मामी की बातें सुनकर मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी धीरे से हाँ हूँ करके रह गई। मैं मन ही मन उनकी मनोस्थिति का अंदाज़ा लगा रही थी। क्या बीत रही होगी उनके मन पर। थोड़ी देर पहले तक दोनों मौसी को लेकर कितने चिंतित थे, किंतु अब उनकी परेशानी का कारण जानकर दोनों के मुंह पर ताला लग गया था। बनारस से वापस लौटकर मम्मी पापा और भी व्यथित रहने लगे। मन ही मन दोनों पराश्रित की अग्नि में जल रहे थे। अब हर दूसरे दिन मम्मी मुझसे पूछ बैठती, दिशा अविनाश के घर गई थी क्या। मेरे हाँ कहने पर उत्सुकता से बेटे बहू के बारे में पूछती है। मैं जानती थी मम्मी और पापा के मन में इन दिनों क्या चल रहा था। दोनों अजीब सी कशमकश में फंसे हुए थे। एक तरफ बेटे बहू की ममता तो दूसरी तरफ उनका अहंकार। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो देखा मम्मी पापा चाय पी रहे थे। माँ ने उन्हें बताया, आज मैं अविनाश के घर गई थी। रचना को 2 दिन से बुखार है।
अरे तो उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? वह तो पहले ही कमज़ोर है। मम्मी को चिंता होने लगी। पापा बोले, ऐसा करो अविनाश की माँ, खाना बना लो, दिशा वहाँ दे आएगी। मैं कुछ पल सोचते रही, फिर बोली, मम्मी सच कहिए, क्या आप दोनों का मन नहीं करता अविनाश और रचना को देखने का? मन तो बहुत करता है। अक्सर रातों को नींद खुल जाती है, उस समय कितनी छटपटाहट होती है क्या बताऊँ। तुम्हारे पापा से कुछ कहती हूँ तो उनकी आंखें पहले ही भर आती है। कहते हैं माँ बाप तो अपने घर को बसाते हैं और हमने बसे बसाए घर के टुकड़े कर दिए। आप चाहे मम्मी तो इन टुकड़ों को पुनः जोड़ सकती हैं, इस घर को फिर से बसा सकती हैं। अविनाश कभी हमें याद करता है क्या दिशा? पापा के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव उभर आए थे। आपको अपनी ममता पर भरोसा नहीं है? मम्मी पापा, जब आप उसे नहीं भूले तो वह आपको कैसे भूल सकता है? आप दोनों मेरा कहा मानिए, यह अत्यंत अच्छा अवसर है अविनाश और रचना के पास जाने का। इस समय आपका बड़प्पन भी बना रहेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है अविनाश की माँ, हम चलते हैं अपने बेटे बहू के पास। हम तीनों अविनाश के घर पहुँचे। हमें यूँ अचानक आया देख अविनाश और रचना हक्के बक्के रह गए। रचना ने तुरंत उठकर मम्मी पापा के पाँव छू लिए। स्नेह से दोनों के सिर पर हाथ फेरकर मम्मी बोली, हमें माफ़ कर दो बच्चों, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। ऐसा मत कहिए मम्मी, माफ़ी मांगने का अधिकार सिर्फ बच्चों का होता है। मम्मी पापा को देखकर अविनाश का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उसने आदर से उन्हें बैठाया। मैंने जल्दी से सबके लिए चाय बना ली। चाय पीते हुए पापा बोले, बच्चों पिछली बातें भुलाकर क्या तुम दोनों अब अपने घर चलने के लिए तैयार हो? पापा परिस्थितिवश मैं आपसे अलग भले ही रहने लगा, परंतु दूर कभी नहीं हुआ। आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। मम्मी पापा के पछतावे के बारे में मैंने अविनाश और रचना को पहले ही बता रखा था, इसलिए वे दोनों अपने को मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार कर चुके थे। फिर देर किस बात की है, आज ही तुम दोनों हमारे साथ चलो। सामान बाद में आता रहेगा। रचना बीमार है, वहाँ पर इसकी भली भांति देखभाल होगी और मुझे छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। आप लोग तो जानते ही हैं मुझ पर छुट्टियों की हमेशा कमी रहती है। अविनाश की इस बात पर रचना ने उसकी ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर हंस पड़ी। मैं सोच रही थी जीवन में सुख और दुख धूप छांव के समान आते रहते हैं। जहाँ दिलों में प्यार होता है वहाँ रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।